जय हिंद। जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए ये पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस से प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके गुण, दोषों या सीमाओं का वर्णन करने वाली हूँ। What is democracy? Discuss its merits or demerits or limitations. अच्छा, हमको सिखा दिया है। देखो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रजातंत्र का आंदोलन काफी तीव्र हो गया। वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में होने वाला यह एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इस युद्ध के बाद आंदोलन जोर पकड़ लिया। राजतंत्र और अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप, मिटते गए और उसका स्थान प्रजातंत्र ने ले लिया। प्रजातंत्र का अंग्रेजी रूपांतर डेमोक्रेसी है, जो 2 यूनानी शब्दों के योग से बना है। ये 2 शब्द हैं, डेमोस और क्रेटोस। इसका अर्थ होता है जनता और शक्ति। अतः शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से प्रजातंत्र का अर्थ जन शक्ति है, यानी कि जनता के पास शक्ति। प्रजातंत्र शासन का वो रूप है जिसमें शासन सत्ता स्वयं जनता के हाथ में रहती है और उसका प्रयोग वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करती है। प्रजातंत्र की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से दी हैं, जिसमें पहला है हेरोडोट्स। हेरोडोट्स का कहना है कि प्रजातंत्र उस शासन का नाम है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण जनता में निवास करती है। नंबर 2, लॉर्ड ब्राइस का कहना है कि प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग हेरोडोट्स के समय से ही ऐसे शासन तंत्र के लिए होता है जिसमें सत्ता किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष में निहित रहती है। नंबर 3, ऑस्टिन का कहना है कि प्रजातंत्र वो शासन है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन करता है। नंबर 4, सीले का कहना है कि प्रजातंत्र वो शासन है जिसमें प्रत्येक मनुष्य भाग लेता है। नंबर 5, डायसी का कहना है कि प्रजातंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासक होता है। नंबर 6, लेविस का कहना है कि प्रजातंत्र मुख्यतः वो सरकार है जिसमें संपूर्ण राष्ट्र की बहुसंख्यक जनता संप्रभु शक्ति के प्रयोग में भाग लेती है। नंबर 7, प्रोस्ट्रॉन्ग का कहना है कि प्रजातंत्र का अभिप्राय ऐसी सरकार से है जो शासितों की सक्रिय स्वीकृति पर आधारित है। नंबर 8, अब्राहम लिंकन का कहना है कि प्रजातंत्र का अर्थ प्रजा का शासन, प्रजा के लिए और प्रजा के द्वारा होता है। उपर्युक्त परिभाषाओं में लिंकन की परिभाषा सर्वाधिक मान्य परिभाषा है, किंतु उपर्युक्त परिभाषा प्रजातंत्र की राजनीतिक व्यवस्था के रूप में व्याख्या करती है जिसमें सर्वोच्च सत्ता के प्रयोग का अधिकार किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष तक सीमित न रहकर समाज के सब व्यक्तियों को प्राप्त होता है। राजनीति व्यवस्था के रूप में प्रजातंत्र राजनीतिक समानता तथा बहुमत के नियमानुसार शासन का प्रतिपादन करता है। राज्य का भी एक रूप तथा समाज के रूप का भी नाम है, या फिर तीनों का एक सम्मिश्रण है। जैसा कि गिडिंग्स ने कहा है, प्रजातंत्र केवल एक शासन का ही नाम नहीं है, बल्कि राज्य का भी एक रूप है तथा समाज का रूप का भी नाम है। आशीर्वादम ने भी कहा है, प्रजातंत्र मानवता के प्रति हमारे उत्साह की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे के द्वारा विरोधी सिद्धांतों में पारस्परिक मेल बैठाने का यह ठोस प्रयत्न है जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह संभव बनाया जा सके कि वो अपनी शक्ति पर अपने लिए सर्वोदय कल्याण की सिद्धि कर सके। इस तरह प्रजातंत्र एक विशेष प्रकार के शासन का नाम है, सामाजिक व्यवस्था का एक सिद्धांत है, एक विशेष प्रकार की मन की स्वाभाविक स्थिति है। प्रजातंत्र में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था तथा दैनिक व्यवहार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मापदंड सम्मिलित हैं। प्रजातंत्र शासन के गुण। प्रजातंत्र को अधिकतर विद्वानों ने सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था बतलाया है।
फाइनर का मत है कि यद्यपि प्रजातंत्र में कुछ दोष अवश्य है, फिर भी उसने मानव समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कुछ अनोखा उपहार दिए हैं। प्रजातंत्र के कुछ प्रमुख गुण मेरिट्स निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है जनमत पर आधारित शासन, यानी कि वोट देने का अधिकार जो दिया गया है। प्रजातंत्र जनता की सरकार है। इसका आधार जनता की सामान्य इच्छा है। जनता प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है, जनता चुनती है कैंडिडेट को, और ये प्रतिनिधि जनता की इच्छानुसार कानूनों का निर्माण करते और शासन चलाते हैं, और ये कैंडिडेट जनता के अनुसार जनता के लिए कानून बनाती है और उसे लागू करती है। इस तरह प्रजातंत्र जनता के शासन का नाम है। इस शासन का महत्व इस बात में है कि यह ऐसे साधन जुटाता है कि जिससे जनता की इच्छा को अनुभव या ज्ञात किया जा सके और उसी के अनुसार शासन संचालन किया जा सके। नंबर 2, स्वतंत्रता का पोषक। प्रजातंत्र शासन में अन्य शासनों की अपेक्षा स्वतंत्रता सबसे अधिक सुरक्षित रहती है। इन इफेक्ट प्रजातंत्र में जो हमें फ्रीडम दिया जाता है वो अन्य शासन की अपेक्षा अधिक दी जाती है। बात करूँ तो आप जिस सरकार को चुने हो, आप इसके खिलाफ भी बोल सकते हो, गालियां दे सकते हो। ये अधिकार आपको दिया गया है। जिस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपभोग व्यक्ति इस शासन प्रणाली में करता है, वैसा अन्य शासन प्रणाली में संभव नहीं। विचार, भाषा एवं संगठन की जो स्वतंत्रता इस शासन में संभव हो सकती है, वो दूसरी शासन प्रणाली में संभव नहीं है। प्रजातंत्र में नागरिकों को अपने सरकार की आलोचना करने और मताधिकार के द्वारा सरकार को बदलने का अधिकार होता है। सरकार इस प्रणाली में नागरिक के स्वतंत्रता का अपहरण नहीं कर सकती है, यानी कि उसे बोलने से और जो उसे स्वतंत्रता मिली है संविधान से, उसे करने से रोक नहीं सकती है। अगर सरकार इसे रोकती है तो आप कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का रक्षक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के खिलाफ एक्शन ले सकती है और इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है और सरकार को जवाब देना होगा। नंबर 3, आदर्श मूल आधार। प्रजातंत्र का मूल आधार है समानता, इक्वालिटी, स्वतंत्रता, लिबर्टी और भाईचारा, फ्रेटर्निटी। निस्संदेह प्रजातंत्र ही एकमात्र शासन है जो सिद्धांत पर आधारित है और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक समानता की स्थापना करता है। इसके अंतर्गत जाति, लिंग, धर्म, वंश, रंग, अमीर, गरीब, ऊंच, नीच आदि का भेद भाव नहीं किया जाता, अपितु सभी नागरिक कानून के समक्ष समान समझे जाते हैं और प्रगति के लिए सबको समान अवसर प्रदान किया जाता है। लॉवेल का कहना ठीक है कि प्रजातंत्र में किसी की भी यह शिकायत नहीं होती कि उनकी सुनवाई नहीं हुई। देखो, समय लगता है, पर यह हमारे भले के लिए ही होता है। अगर कोर्ट कोई फैसला सुना देता है जल्दबाजी में और ये हमारे लिए गलत होता है क्योंकि हमें पता था कि हम सही हैं, पर उसके दलील और झूठे गवाह के कारण कोर्ट ने हमारे साथ गलत किया, जिस कारण कोर्ट जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं देती है। अगर आपको लगता है आप सही हैं और आपके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है आपको फंसाने के लिए, तो आप कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं और कोर्ट को लगता है कि आप में कुछ तो सच्चाई है तो वो अलाउ कर सकता है केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को और आपको सही न्याय मिलेगी। और फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं कोर्ट के फैसले से, तो आप हर राज्य के राजधानी में एक हाई कोर्ट होता है, आप अपना केस वहां फाइल कर सकते हो। अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो आप देश के राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सभी कोर्ट के फैसले को बदल सकती है, वो लास्ट होगा। और फिर भी आपको लगता है कि आपने जो किया है उसकी आपको गिल्टी है और आपको क्षमा किया जाना चाहिए, तो आप राष्ट्रपति के पास अर्जी लगा सकते हैं
अगर राष्ट्रपति को लगता है कि आपको अपनी गलतियों का एहसास है और फ्यूचर में आप ऐसा कुछ नहीं करोगे और समाज भी आपका साथ दे रही है, तो राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वो आपकी सजा को माफ कर सके, और कई सारी सजा को राष्ट्रपति माफ किया भी है। नंबर 4, व्यक्तियों का विकास। प्रजातंत्र ही एक ऐसा शासन है जिसमें सभी व्यक्तियों के चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास समान रूप से संभव है। इसमें नागरिकों के बौद्धिक तथा मानसिक गुणों का विकास होता है। डेवी के अनुसार प्रजातंत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर सामाजिक इच्छा एवं भावना का अनुभव करता है। इस प्रकार नागरिक संप्रभु है। नंबर 5, राजनीतिक जागरण। प्रजातंत्र में जनता में राजनीतिक जागरण पैदा होता है। शासन कार्य में भाग लेने तथा समय समय पर निर्वाचन के फलस्वरूप जनता सदा जागृत रहती है। डॉक्टर पादराय के कहने के अनुसार प्रजातंत्र शासन प्रणाली जिम्मेवारी जनता के जिम्मे करके उसके अंदर बुद्धिमत्ता, आत्मनिर्भरता, नए कार्यों को करने की प्रवृत्ति तथा सामाजिक भावना को प्रोत्साहित करती है। नंबर 6, शिक्षा को साधन। प्रजातंत्र में नागरिकों को राजनीतिक प्रशिक्षण मिलता है। स्कूल और कॉलेज में राजनीतिक शास्त्र पढ़ाया जाता है। इसमें व्यक्तियों को कर्तव्य परायणता, सहनशीलता, पारस्परिक सहानुभूति, आत्मविश्वास, उदारता आदि गुणों का पाठ पढ़ाया जाता है। नागरिकों की नैतिक तथा मानसिक परिधि विस्तृत होती है, चूंकि नागरिकों को शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए उन्हें समस्याओं तथा उनके समाधान का ज्ञान प्राप्त होता है। C.T. वस ने ठीक ही कहा है कि प्रत्येक शासन शिक्षा की एक पद्धति है, परंतु सर्वश्रेष्ठ शिक्षा आत्म शिक्षा है। इसलिए सर्वोत्तम शासन स्वशासन है, जिसको प्रजातंत्र कहते हैं। सार्वजनिक कल्याण। प्रजातंत्र जनता के लिए जनता की सरकार है, इसका सर्वप्रथम लक्ष्य है जन कल्याण। प्रजातंत्र में बिना किसी भेदभाव के समस्त नागरिकों का हित साधन किया जाता है। वो लोक कल्याण की भावना पर आधारित होता है। इसमें लिंग, जाति, धर्म इत्यादि का भेदभाव नहीं किया जाता है तथा सभी नागरिकों को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्रदान किया जाता है। इस तरह सार्वजनिक कल्याण पर विशेष जोर दिया जाता है। नंबर 8, कर्तव्य पालन एवं देश प्रेम की भावना। प्रजातंत्र में मताधिकार से देश प्रेम की भावना का भी विकास होता है। चूंकि जनता स्वयं देश की सर्वेसर्वा है, इसलिए उसमें राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना का सर्वांगीण विकास होता है एवं सरकार द्वारा भी इससे निखारने और जागरूक करने का कार्य किया जाता है। नंबर 9, नैतिकता और मानवीय तत्व का विकास। प्रजातंत्र व्यक्ति के नैतिक बल पर आश्रित है, यानी कि किसी के कार्य को आप किस तरह से करते हो, पार्श्विक बल पर नहीं। यदि प्रजातंत्र का पूर्ण विकास हो जाए तो भ्रष्टाचार तथा पारस्परिक कलह समाप्त हो जाएगा। अगर प्रजातंत्र को लोग सही से समझ जाए, वो जागरूक हो जाए, तो भ्रष्टाचार खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, स्वार्थ सिद्धि की मात्रा कम हो जाएगी और सेवा भाव की भावना में वृद्धि हो जाएगा। प्रजातंत्र में व्यक्ति के मानवीय पक्ष पर जोर दिया जाता है और इससे उसमें नैतिकता का विकास होता है। नंबर 10, लोकप्रिय एवं स्थायी शासन। प्रजातंत्र लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। यह जनता के द्वारा जनता की सरकार है। इसमें शासन पर जनता का नियंत्रण रहता है। इसमें बार बार निश्चित अवधि पर निर्वाचन होता रहता है और जनता अपने मन के अनुसार शासन व्यवस्था में परिवर्तन लाती रहती है। फलतः इनमें क्रांति की संभावना कम रहती है। गिलक्राइस्ट ने ठीक ही कहा है, लोकप्रिय सरकार सर्वसम्मति की सरकार है, इसलिए स्वभाव से ही क्रांतिकारी नहीं होता। नंबर 11, सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था। अंत में यह भी कहा जा सकता है कि प्रजातंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है।
प्रजातंत्र में शासन संचालन की क्षमता और कुशलता अन्य प्रकार के शासनों की अपेक्षा अधिक रहती है। लोअल का कहना सार्थक है कि सरकार की उत्तमता की परीक्षा उस चरित्र से होती है जिसे एक व्यवस्थित समाज अपने नागरिकों में उत्पन्न करने को प्रवृत्ति रखता है, और उन नागरिकों को उसे स्थिर रखना होगा। अंततः वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि जो सरकार चुना गया है, नागरिकों द्वारा वो स्थिर रहे और लंबे समय के लिए रहे, जो लोगों को नैतिक शक्ति में, उद्योग में, आत्मनिर्भरता में, साहस में दृढ़ बनाती है। प्रजातंत्र के दोष या सीमाओं, डिमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र दोष मुक्त शासन नहीं है, इसमें भी कई दोष हैं, अर्थात इसकी भी सीमाएं हैं। आलोचकों ने इसके कई दोषों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है अयोग्यों तथा अज्ञानियों का शासन। प्रजातंत्र को आलोचकों ने अयोग्यों तथा अज्ञानियों का शासन माना है। सर हेनरी मेन ने कहा है कि प्रजातंत्र अज्ञानियों तथा बुद्धिहीन व्यक्तियों का शासन है जो बौद्धिक तथा वैज्ञानिक सत्य की प्रगति के प्रतिकूल है। ऐसा करने के पीछे आशय यह है कि सामान्य जनता साधारण तथा कम शिक्षित होती है, विशेषकर राजनीतिक रूप से शिक्षित नहीं रहती है, उसे राजनीतिक मामलों का ज्ञान नहीं के बराबर रहता है। साथ ही संख्या के आधार पर निर्वाचित होने के कारण विधायक तथा अन्य निर्वाचित शासनाधिकारी बन जाते हैं, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसे राजनीति का कोई भी ज्ञान नहीं है, वो लोग चुनाव के जरिए जनता का सपोर्ट लेकर विधायक, मंत्री व शिक्षक मंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि बन जाते हैं, और इसका नेगेटिव असर सीधे जनता पर पड़ता है। एक उदाहरण के तौर पर अगर आपको समझाऊं तो मान लो राज एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर को चलाने के लिए चुनाव किया जा रहा है कि जनता चुनेगी कि इस कंप्यूटर को कौन चलाएगा। मान लो कि ऐसे लोग इस चुनाव में जीत जाते हैं जिसे कंप्यूटर का कोई ज्ञान नहीं है, जिसे प्रोसेसर का कोई ज्ञान नहीं, तो क्या वो कंप्यूटर को सही से चला पाएगा? क्या वो लोग कंप्यूटर के प्रोसेसर का पूरा प्रयोग कर पाएगा? आंसर है बिल्कुल नहीं कर पाएगा। होगा क्या? कंप्यूटर ऑटो मोड में चला जाएगा, जिसको जो करना है वो अपने मनमर्जी से करेगा। जनता के ऊपर अत्याचार किया जाएगा, भ्रष्टाचार किया जाएगा और अराजकता फैलाया जाएगा। छीन छोड़, डकैती, लूटमार समाज में फैल जाएगा। तो अगर आप ऐसे सरकार को चुनते हैं जो मूर्ख हो, भ्रष्ट हो, तो एंड टू एंड आप ही को नुकसान होने वाला है। प्रतिभावान एवं योग्य व्यक्तियों की अपेक्षा प्रजातंत्र में नेता, आंदोलनकर्ता एवं अधिपति लोग ही स्वाभाविक नेता बन जाते हैं। प्रतिनिधियों द्वारा राज्य का शासन संभालने की जिम्मेवारी ली जाती है, इसलिए नहीं कि वे योग्य हैं अथवा उन्हें प्रबंध संबंधी विशेष ज्ञान प्राप्त है, अपितु केवल इसलिए कि उन्हें बहुमत प्राप्त हुआ है। इसलिए फगेट ने कहा है कि लोकतंत्र अनभिज्ञता भरा शासन है। नंबर 2, स्वतंत्रता का शत्रु लेकी और सर हेनरी मेन के अनुसार स्वतंत्रता और प्रजातंत्र कोई वास्तविक संबंध नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि सर्वसाधारण रूढ़िवादी, ईर्ष्यालु तथा संकुचित विचारों वाले और परंपराओं में विश्वास रखने वाले होते हैं। प्रजातंत्र शासन में धर्म सुधार आंदोलन, रेफॉर्मेशन तथा व्यावसायिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन संभव होना कठिन है, जिस कारण इंडस्ट्री उस राज्य में या जिला में आना पसंद नहीं करते हैं जहां अराजकता था और लूटमार फैला हो। उसे भी डर रहता है कि अगर मैं अपना काम यहाँ पर स्टार्ट करूँगा तो हमारे साथ भी यह गलत करने से चुकेगा नहीं। सर्वसाधारण के संकुचित विचार और असहिष्णुता के कारण विचार एवं व्यवहार की स्वतंत्रता भयावह बन जाती है। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र में बहुमत का शासन होता है, फलतः 51% व्यक्ति 49% व्यक्ति की स्वतंत्रता की अवहेलना कर इच्छानुसार कार्य कर सकता है, यानी कि
मान लो कि अगर देश में 100 सीट है, तो अगर आपने 51 सीट ले आया तो आपकी सरकार बन गई। पर जिसने 49 सीट लाया या फिर जिस जनता ने दूसरी पार्टी को 49 सीट लाने में मदद की, उस जनता की इच्छा की एक तरह से अवहेलना ही होगा। जहां 51% जनता खुश होगी कि उसकी सरकार बना है, वहीं 49% जनता नाखुश भी होगी। नंबर 3, बहुमत का अत्याचार। प्रजातंत्र बहुमत का शासन है। कभी कभी बहुमत मनमानी करने लगता है और अल्पसंख्यकों का गला घोंटने लगता है। कुछ विद्वान उसे क्रूर बहुमत की संज्ञा देते हैं। नंबर 4, अनुत्तरदायी शासन। प्रजातंत्र में उत्तरदायी केंद्र बिंदु को ढूंढ निकालना कठिन है। यदि कोई प्रयोग असफल हो जाता है तो उसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी ठहराना कठिन है। फैकेट का कहना है कि प्रजातंत्र शासन के अंतर्गत शासन सत्ता एक अव्यवस्थित भीड़ के हाथ में रहती है। अतः यदि किसी को शिकायत करनी हो या विरोध करना हो तो किससे करें, यह बड़ा कठिन होता है। नंबर 5, वर्ग विरोध को प्रोत्साहन। प्रजातंत्र में वर्ग विरोध एवं वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहन मिलता है। प्रजातंत्र में पूंजीपतियों का वर्चस्व होने के कारण धनिकों का शासन पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। फलतः गरीबों, श्रमिकों और कर्मचारियों का शोषण खुलेआम होने लगता है। नंबर 6, संख्यात्मक शासन। प्रजातंत्र एक संख्यात्मक शासन है, गुणात्मक नहीं। इसमें संख्या पर अधिक बल दिया जाता है। शासन बहुमत के हाथों में रहता है। योग्य तथा अल्पमत व्यक्तियों का शासन में कोई स्थान नहीं। परिणामतः प्रजातंत्र में शासन कुशल नहीं होता, क्योंकि गुणवान व्यक्तियों की सेवा से वंचित हो जाता है। यही कारण है कि अन्य शासनों की अपेक्षा इसमें भ्रष्टाचार भी अधिक पाया जाता है। नंबर 7, दल प्रथा। आलोचकों का कहना है कि दलीय प्रणाली प्रजातंत्र की प्राणवायु नहीं बल्कि एक अभिशाप है, क्योंकि राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। वे जनता को दूसरे के विरुद्ध भड़काते हैं, उन्हें भ्रमात्मक शिक्षा देते तथा गृह युद्ध का वातावरण तैयार कर देते हैं। ब्राइस का कहना है कि राजनीतिक दल कपट को उत्साहित करते, स्वाभाविक आदर्शों को हीन बताते और राष्ट्र के जीवन में फूट डालकर लूट का माल बांट खाते हैं। नंबर 8, अवयस्क पद्धति। प्रजातंत्र पर अवयस्क होने का भी आरोप लगाया जाता है। उसमें बिना सोचे समझे राजनीतिक क्षेत्र में व्यवहारिक प्रयोग कर डाले जाते हैं। शासन तंत्र में निरंतर परिवर्तन होते रहने के कारण प्रायः अनुभवहीनों की व्यवस्था स्थापित हो जाती है। नंबर 9, नैतिक दृष्टिकोण से गलत। प्रजातंत्र नैतिक दृष्टिकोण से भी गलत है। प्रजातंत्र में ईमानदारी का दिखावा मात्र ही रहता है। झूठ बोलना और निंदा करना तथा एक दूसरे पर कीचड़ उछालना ही राजनीति का आधार बन जाता है। शासन के कर्मचारी तथा न्यायिक अधिकारी भी धन, लोलुपता और भ्रष्टाचार से ग्रसित हो जाते हैं। साथ ही भाषण और लेखनी की स्वतंत्रता के नाम पर झूठा लेख या झूठा आरोप भी नेता पर लगाकर सार्वजनिक रूप से बदनाम करने की कोशिश अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए की जाती है। नंबर 10, धन और समय का अपव्यय। प्रजातंत्र बहुत खर्चीला है। बार बार निर्वाचन, हर विषय पर वाद विवाद, समितियों आदि का उपयोग, प्रतिनिधियों का वेतन एवं भत्ते आदि के कारण बहुत ज्यादा अनावश्यक खर्च हो जाता है। अतः प्रजातंत्र एक खर्चीला शासन है। नंबर 11, वीर पूजा। प्रजातंत्र के अंतर्गत वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना बहुत प्रबल होती है। जनता इतनी भोली होती है कि कभी कभी वो एक नेता की अंध अनुयायी हो जाती है और उसकी पूजा की जाती है, ईश्वर अवतार की तरह। परिणामतः वही नेता इसका नाजायज फायदा उठाकर तानाशाह हो जाता है या आपातकाल लागू करके जन इच्छा को कुचल देता है। अच्छा, भारत में आपातकाल कब लागू हुआ, किसने किया, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी।
25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि तक भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया। जो लोग भी सरकार को गालियां या फिर कुछ भी कहते थे उसे जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुषों की नसबंदी अभियान चलाया गया। जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सबसे काली अवधि कहा था, क्योंकि रियली में देश में आपातकाल लागू करने की जरूरत नहीं थी। अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी ईगो को सर्टिफाइड करने के लिए ही आपातकाल लगाया गया था। नंबर 12, कोरा आदर्शवाद। प्रजातंत्र को कोरा आदर्शवाद तथा अव्यावहारिक शासन व्यवस्था कहा गया है। यह पूर्ण समानता की गलत धारणा पर आधारित है। स्वतंत्रता और समानता के स्थानों पर इनमें परतंत्रता तथा असमानता ही दिखाई देती है। बक के अनुसार प्रजातंत्र समानता का एक भयानक प्रपंच है। यह एक व्यर्थ का विचार मात्र है। एक्चुअली कोई भी सामान नहीं है। इसे समानता कहना और समानता नहीं कहना दोनों ही व्यर्थ है। नंबर 13, सभ्यता का विरोधी। प्रजातंत्र को सभ्यता, संस्कृति तथा विज्ञान का शत्रु कहा जाता है। सामान्य जनता रूढ़िवादी होती है, यानी कि वो बदलना नहीं चाहते हैं, जो प्रगतिशील कदमों का सदा विरोध करती है। सर हेनरी मेन ने कहा है कि प्रजातंत्र बौद्धिक उन्नति, साहित्य, विज्ञान तथा कला के विकास के लिए अनुपयुक्त है। संक्षेप में यह भी कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के महान समर्थक लॉर्ड राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में प्रजातंत्र के अनलिखित दोषों की चर्चा की है। इसमें पहला है शासन व्यवस्था या विधान को विकृत करने में धन बल का प्रयोग। दूसरा है राजनीति को कमाई का पेशा बनाने की ओर झुकाव। तीसरा है शासन व्यवस्था में अत्यधिक व्यय, यानी कि शासन व्यवस्था में बहुत पैसे खर्च करना। चौथा है समानता के सिद्धांत का दुर्व्यवहार और प्रशासकीय पटुता या योग्यता का उचित मूल्यांकन नहीं। पांचवा है दलबंदी पर अत्यधिक बल, यानी कि सरकार में रहने के लिए किसी भी दल के साथ चले जाना। छठा है विधायिका सभाओं के सदस्यों तथा राजनीतिक अधिकारियों द्वारा कानून पास करते समय मतों को दृष्टि में रखना और अनुचित व्यवस्था के अंग को सहन करना। उपर्युक्त दोषों को बिना दूर किए प्रजातंत्र शासन कभी भी सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। वर्तमान युग प्रजातंत्र का युग है और प्रजातंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय सरकार हो गई है। तो दोस्तों, आपका क्या मत है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट कर जरूर बताना। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।